नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य शासन एलपीजी सहित अन्य ईंधन परिवहन, भंडारण और वितरण को लेकर पूरी तरह सतर्क है। प्रदेश में एलपीजी सहित पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। पेट्रोलियम सीएनजी गैस की आपूर्ति लगातार जारी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में एलपीजी की लगातार उपलब्धता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समुचित व्यवस्था के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की गठित की है, जो लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट एशिया में युद्ध की स्थितियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रीगण बेहद सजग हैं। लोगों को बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कालाबाजारी रोकने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। सीएम ने केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि वर्तमान में एलपीजी उत्पादन में करीब 25% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस सहित पीएनजी और सीएनजी की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इधर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिला कलेक्टर से समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। नागरिकों को किसी तरह की रसोई गैस संबंधी परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में घरेलू रसोई गैस सहित पीएनजी और सीएनजी की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है, उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन को लेकर एलपीजी और सीएनजी गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए। भारत तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार का भी यही प्रयास है और केंद्र सरकार का भी यही प्रयास है कि किसी भी प्रकार की रसोई गैस की कमी ना हो, लेकिन लोग लगातार चिंतित हैं और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक एम इंदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जीपी माली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर। माननीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन देशों से रसोई गैस भारत तक पहुंचता है वो लगातार युद्ध में व्यस्त हैं। ऐसे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, लेकिन सरकार का ये कहना है कि लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त गैस का स्टॉक है। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या इंतजाम होने चाहिए और क्या इंतजाम केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक कर लिए हैं? देखिए ईसा जी, ये अकेले भारत की समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक समस्या है। अकेला भारत इससे नहीं जूझ रहा है, दुनिया के कई देश इससे जूझ रहे हैं, इस समस्या से। तो ये वैश्विक समस्या है, अकेले भारत की समस्या नहीं है। जहां तक इंतजाम का प्रश्न है, ये पैनिक बुकिंग जिस तरीके से हुई है, 55 लाख सिलेंडर एंड एवरेज बुकिंग हुआ करते थे देश में, वो एकदम से बढ़कर 75 लाख पर पहुंच गए। यानी 20 लाख सिलेंडरों का जो गैप है, ये गैप एक इतनी बड़ी समस्या हो गया है जिसको मैनेज करना सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। ये बात सही है कि सरकार कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, गैस उपलब्ध है, लेकिन जिस तरीके से कतारें लगी हुई हैं, जिस तरीके से भीड़ गैस एजेंसियों के बाहर खड़ी हुई है, उससे कहीं ना कहीं संदेश ये जा रहा है कि गैस की कमी है या गैस की क्राइसिस है या भविष्य में गैस की क्राइसिस हो सकती है। इसी के चलते जो हिंदुस्तान के एक आम आदमी की एक फेनोमेना है, स्टॉक करना, जैसा कि कोविड के समय में आदमी ने किया था, तो सेम स्थिति हो रही है। 2 सिलेंडर उसके घर में हैं, एक सिलेंडर वो तीसरा और भरवा के रखेगा, क्या पता स्थिति क्या हो। तो इसके लिए सरकार को कुछ ऐसी पहल करना पड़ेगी, विश्वास दिलाना पड़ेगा आम जनता को कि गैस सिलेंडर की या गैस की या एलपीजी की कोई कमी नहीं है, इसकी आपूर्ति बाधित नहीं होगी। ईसा जी, जी बिल्कुल, माना जा सकता है सरकार का ये प्रयास है कि जनता आश्वस्त रहे, निडर रहे, लेकिन लगातार जनता के अंदर जो भय है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, वहां पर इस प्रकार की अफवाहें लगातार जारी हैं। जीपी माली जी आपके पास आना चाहूंगा। और जिस प्रकार आलोक जी ने भी जिक्र करा कि सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन लोगों का भय एक बड़ा कारण है। जिस प्रकार कोविड में भी दृश्य देखने को मिले थे, कुछ उसी प्रकार के दृश्य अब गैस सिलेंडर्स को लेकर देखने को मिल रहे हैं। जी, एक तो सभी को नमस्कार। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कोविड में सरकार ने नीचे तक लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि
जैसे इसी तरह से जिस तरह से आज एलपीजी का संकट है, आपको याद होगा कि ये ऑक्सीजन का भी संकट इसी तरह से जी। आया था जो है। तो मेरा कहना ये है कि सरकार तो ऊपर से निर्णय ले लेती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये काम अब कलेक्टरों का है कि उसको जिले में और जिले से तहसील तक इसको कैसे ले जाना है जो है। तो जैसे ऑक्सीजन के हमने जो है एजेंसीज को टेक ओवर किया था, उसी तरह से आज जरूरत है कि कलेक्टर हर एजेंसी पे जो है सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। और ये जो अफवाहों को ध्यान में रखते हुए जो भीड़ वहां पर मच रही है, कि जिसको जैसा कि अभी इन्होंने पत्रकार महोदय ने भी बताया कि वो जिनके पास सिलेंडर घर में रखे हैं वो भी 2-2 सिलेंडर भरवा रहे हैं। तो इसको जब तक आप फील्ड पर नहीं करेंगे, दूसरी बात, ये वैश्विक समस्या है, बिल्कुल सही है। सरकार को ये भी इसमें बताना होगा कि हमारे पास इतने दिन का स्टॉक है और इतने दिन बाद हमें जो उसके बाद की भी आपको रणनीति तय करनी होगी, क्योंकि ये आज आपको ये तो तय ही नहीं है कि युद्ध कितने दिन चलेगा जो है। अगर रुक गया तो ये तो भाग्य है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं रुका तो हमें आगे की भी तैयारी करके रखनी होगी, ताकि जो देश में हमारे उत्पादन होता है एलपीजी का, उस पे हम फिर पब्लिक को कैसे मैनेज करें जो है। और वैकल्पिक संसाधन क्या क्या होंगे जो है। गांव में तो आदमी लकड़ी जला लेगा, शहर में क्या होगा जो है। तो ये सब व्यवस्था जो है करने का काम नीचे के अधिकारियों का है, और निर्देश देना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, और प्रधानमंत्री जी का कार्य है। जी बिल्कुल, गांव में इंसान लकड़ी से चूल्हे जला लेगा और लगातार बातें की जा रही हैं कि शहर में इंडक्शन चूल्हे जला लेगा, और लेकिन इंडक्शन चूल्हे के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये वैश्विक जो अव्यवस्था फैली हुई है उसकी वजह से। आलोक जी, आपके पास आना चाहूँगा। और जिस प्रकार जीपी जी ने भी जिक्र करा कि लगातार जो है लोग इस संकट से जूझ रहे हैं, और इसी प्रकार अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या ये माना जाए कि पेट्रोल के, डीजल के, गैस सिलेंडर के दाम आने वाले समय में बढ़ सकते हैं? देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस तरह से युद्ध हो रहा है और करोड़ों रुपए प्रतिदिन इस युद्ध में खर्च किया जा रहा है, आखिर उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति कहां से होगी? वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से होगी, टैक्स के माध्यम से होगी, टैरिफ के माध्यम से होगी, जिस तरीके से अभी बीच में हुआ था। तो इसकी भरपाई अगर ये महंगे हो गए तो इसका निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क पड़ेगा। मसलन एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं मैं। प्लास्टिक के दाने बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं, जिससे जूट के बैग या प्लास्टिक का सामान या तालपत्री वगैरह बनती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, उसके रेट में 60 से 80% तक वृद्धि हो गई है। यानी जो जूट का बैग सीमेंट का 1 रुपए का पड़ता था, वो अब 1 रुपए 80 पैसे का पड़ेगा। तो ये एकदम से तेजी तो आई है ना, कई जिनसों में तेजी आई है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े। हालांकि जैसा कि अब आज की खबर है कि ईरान के राजदूत मोहम्मद फदाली के साथ भारत सरकार की बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि हमुर्ज दल जमरू मध्य के द्वारा उस रास्ते से इंडियन टैंकर्स या हिंदुस्तान के जो टैंकर्स हैं उनको निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आगामी 7 से 10 दिन के भीतर स्थिति काफी कुछ अच्छी हो सकती है। भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता। ईसा जी। जी बिल्कुल। जीपी जी, जिस प्रकार कोविड के समय में भी हमने देखा कि लोग इस आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, जिस प्रकार कोविड के समय में जो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन का जो कम दामों में बेचा जाता था, तब ज़्यादा दामों में जो है बेचा गया और लोग लगातार इससे परेशान भी रहे। और इसी प्रकार जब ये अव्यवस्था फैली हुई है विश्व भर में, तो भारत में भी कई ऐसे समूह हैं जो अब लगातार सिलेंडर्स की कालाबाजारी की कोशिश में जुटे हैं, पेट्रोल की कालाबाजारी तक की जा रही है। उसको किस प्रकार सरकार रोक सकती है? माली जी। देखिए, मेरा निवेदन वही है कि जब तक आप नीचे नहीं जाएंगे, जो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं इनको आपको चिन्हित करना होगा। वो तो लिमिटेड लोग हैं, जिनके पेट्रोल पंप है वो इसको आपदा को अवसर में बदलेंगे, जिनकी एलपीजी की एजेंसी है वो इनको अवसर में बदलेंगे, इनके साथ में दलाल सक्रिय हो जाते हैं। तो हमारी सफलता इसी में है, सरकार की सफलता इसी में है कि निचले स्तर पे हम इस जो आपदा में अवसर बदलने वाले लोग हैं इनको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये जो पैनिक क्रिएट होगा ये पैनिक क्रिएट नहीं होगा जो है। तो अब ज्यादा जिम्मेवारी फील्ड के अफसरों की है कि वो इसको जो है कैसे कार्यान्वित करते हैं। और जैसा कि आलोक जी ने बताया, ये बात सही है, मगर मैं उससे आगे की बात करता हूँ कि चलिए आपके जल डमरू मध्य और वो जो 35 किलोमीटर का हमारा पाथवे है उससे आ भी गए हमारे, और यदि कहीं युद्ध इतना भयंकर हो गया कि जहां एलपीजी का उत्पादन हो रहा है और जहां पेट्रोल और डीजल के कुएं हैं, जहां पे तेलों के कुएं हैं, उसी में अगर आग लग गई तो क्या होगा जो है। तो उस स्थिति से भी तो हमें उसको भी तो मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी रणनीति बनानी होगी। हालांकि वो केंद्र सरकार का काम है, मगर वो आता तो राज्य सरकार तक भी है और नीचे तक जाता है वो जो है।
तो हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी और आपदा में अवसर वालों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई करनी होगी। उसमें तो सीधे एफआईआर और पकड़ के उनको जेल में ठूस देना चाहिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं जो है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ऐसे समय में इस तरह की संस्थाओं पर ज़्यादा होना ज़रूरी है। आलोक जी, आपके पास आना चाहूँगा। और आलोक जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार जिस प्रकार अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, मान लेते हैं एक बार को कि गैस सिलेंडर्स की पूरी आपूर्ति है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गैस सिलेंडर एक तय समय सीमा तक घरों तक पहुँच जाता था, अब उसमें लगातार परेशानियाँ हो रही हैं। लोगों का ये तक कहना है कि जो गैस एजेंसी है वहाँ पर रिप्लाई लेट हो रहा है, वहाँ पर अगर कॉल करने की कोशिश करते हैं तो कॉल नहीं उठाया जाता है। इस देखिए, अव्यवस्था के पीछे क्या कारण है? जाहिर सी बात है कि इस अव्यवस्था के पीछे सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होना एक मुख्य कारण मैं मानता हूं, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ सिलेंडर आ रहे थे एजेंसियों पर, उस रफ्तार के साथ सिलेंडर नहीं आ रहे हैं। जी आज कई अखबारों में इसके आंकड़े जारी हुए हैं कि किस जिले में कितने सिलेंडर बचे हुए हैं। तो उसको उसको अगर अपन देखें तो उसके अनुपात में कस्टमर ज्यादा है, ग्राहक ज्यादा है, उस अनुपात में उतने सिलेंडर नहीं है। तो शायद इस कारण से भी रिप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन एक बात जो माली जी ने कही है, मैं उससे बड़ा सहमत हूं। जिस तरीके से जो ब्लैक मार्केटियर्स में सक्रिय हो गए हैं, हमें उन पर सख्ती से लगाम लगाना होगी। 1,500 और 4,000 तक सिलेंडर बिक रहा है, ये बिल्कुल सच है। इसके साथ साथ एक अखबार ने स्टिंग भी किया, उसमें एजेंसी का मालिक सरेआम बोल रहा है कि मैंने ही बोला है कि 18,000 या 21,000 में 4 या 6 सिलेंडर बेचो। क्यों नहीं हम ऐसी एजेंसियों को तत्काल समाप्त करते? एफआईआर तो ठीक है, एफआईआर होती रहती है, केस चलता रहता है। एजेंसी तत्काल बंद हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं ऐसे उपाय करते कि ऐसी एजेंसी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं, हम उनमें तत्काल ताला डालें, उनके लाइसेंस निरस्त करें। जब तक ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं होगी, इस पर रोक नहीं लगेगी। और मैं समझता हूं एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, एक रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर के नाते, माली जी मेरी बात से सहमत होंगे, हमें इसमें कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, कोविड के समय में प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाओं ने जुड़कर काम किया था। कोविड अकेला प्रशासन ने नहीं लड़ा, क्योंकि उस समय मैंने भी काम किया था। मुझे मालूम है कि सामाजिक संस्थाओं ने किस तरीके से जुड़कर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया था। इसमें सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं आनी चाहिए, नेतागिरी की नहीं, पॉलिटिशियंस की नहीं। सामाजिक संस्थाओं की इसमें भागीदारी कहीं ना कहीं आना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के लोग इस मुहिम में कहीं जुड़ना चाहिए, ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, जैसा कि कोविड के कालखंड में हुआ था, जब ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ अन्य चीजों की भी कमी थी। जिस तरीके से सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर अपनी हिस्सेदारी करके समाज को बचाने का काम किया था, वो अनुकरणीय है। ईसा जी, जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि, लेकिन मान लीजिए, चलिए अब एक भारत के सराहनीय कदम की भी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल की कमी लगातार हो सकती है, होने वाली है या होने वाली है आने वाले समय में, और जिस प्रकार आलोक जी ने भी जिक्र करा कि रेट भी बढ़ सकते हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से भारत में एक नई ऊर्जा को लेकर लोग सजग हुए, सतर्क हुए और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार चलने लगे हैं, तो माना जा सकता है कि अब पेट्रोल की कमी भी अगर होती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बड़ा ऑप्शन है। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में जब गैस सिलेंडर्स की कमी हो रही है, लोगों को इलेक्ट्रिक चूल्हा पर शिफ्ट होने का वक्त आ चुका है और कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंसी कम अब होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें वैकल्पिक स्रोतों पे तो जाना ही होगा, क्योंकि स्टडीज तो ये बताती हैं कि डीजल पेट्रोल जो है अगले 50 साल 100 साल में हो सकता है खत्म ही हो जाए जो है, क्योंकि जिस जिस हिसाब से प्राकृतिक इनका जो है डीजल और पेट्रोल और गैस का जो है दोहन हो रहा है, उस दोहन के हिसाब से तो जो है जब हमें बिल्कुल वैकल्पिक स्रोतों पे जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, जी कि उन्होंने जो है पिछले 10 सालों में वैकल्पिक स्रोतों जिसमें कि ईवी है उस पे सब्सिडी भी दी है और उसको प्रोत्साहन भी नीतियों के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमें वैकल्पिक स्रोतों पर तो जाना ही पड़ेगा जो है, जिसमें एक सोलर भी हो सकता है। सोलर से भी अब अभी लोग सोलर से खाना नहीं बनाते हैं, तो ये भी करना पड़ेगा आपको कि सोलर से हम खाना बनाना शुरू करें जो है। अभी तक जो है गाड़ियां तो हम चलाने लगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग से चलाने लगे, हम बिजली भी पैदा करने लगे, तो उस बिजली को हमें हो सकता है कि कल को जो है हमारी रसोई को भी जो है सोलर से कनेक्ट करना चाहिए जो है, मेरे हिसाब से तो जो है। जी बिल्कुल। आलोक जी, सुना होगा आपने जीपी माली जी की बात को, और जिस प्रकार मेरा आपसे भी वही सवाल है कि क्या ये समय आ चुका है कि हमें जो है डिपेंडेंसी ना सिर्फ इन ईंधन के स्रोतों पे कम करनी चाहिए जो कि आने वाले भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, बल्कि दूसरे देशों पे भी अब डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए और देश में ही ऊर्जा के स्रोत निर्मित करके उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए?
ईसा जी, भारत सरकार लंबे समय से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर काम कर रही है, जी रिसर्च कर रही है और उसमें काफी सफल भी रही है। अब आप देखिए ना, 1,80,000 इंडक्शन साल भर में बिकते थे, एक साल में। मैं डेटा बता रहा हूं आपको। पिछले 15 दिन में 1,80,000 बिक चुके हैं और कई कंपनियों के पास इंडक्शन खत्म हो गए, उनके स्टॉक में निल है। उनने अपना प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट किया है, प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं हम वैकल्पिक स्रोत की ओर तो बढ़ रहे हैं। एलपीजी के ऊपर अपनी निर्भरता भी हम कम कर रहे हैं। हमें इस पर वाकई में काम करना होगा। सोलर ऊर्जा पर हमें काम करना होगा, सौर ऊर्जा पर हमें काम करना होगा। और ये एक जो कुकर था सौर ऊर्जा से चलने वाला, उसको भी हमें दोबारा जीवंत करना पड़ेगा। वो बहुत एक अच्छा प्रयोग था। उसमें दिन भर में वो जो है उस कुकर में सारी चीजें बन जाती थी और बड़ी पौष्टिक होती थी, नेचुरल होती थी। हमें उस क्षेत्र में भी जाना होगा, उस पर भी काम करना होगा। और ये ग्रास रूट लेवल तक जाना होगा हमें सरकार के माध्यम से। अकेले शहरों में या अकेले महानगरों में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस काम को नहीं करना है। हमें ग्रास रूट लेवल तक जाना होगा, क्योंकि ईंधन अगर नहीं होगा तो हमारे जंगलों की कहीं ना कहीं अंधाधुंध कटाई शुरू हो जाएगी और पर्यावरण असंतुलन का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा ईसा जी। इसीलिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर हमको विशेष ध्यान देना होगा ईसा जी। जी बिल्कुल। जीपी जी, जिस प्रकार आलोक जी ने भी जिक्र करा कि वैकल्पिक जो व्यवस्था है उस पर हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है और वही भविष्य के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो सरकार का ये कहना है कि 25% तक वृद्धि गैस की बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है आपको, अगर वाकई में वृद्धि बढ़ा दी गई है तो आने वाले समय में जो दाम है वो स्थिर रहेंगे, जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सकेगी? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है जो आलोक जी ने बातें कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। साथ ही जो ईरान और हमारे मध्य जो कल रात में जो हमारे टैंकर्स को आने का, हमारे जो जल स्रोतों से जो हमारे आ रहे थे मालवाहक जहाज, उनको जी आने की जो अनुमति दी गई है उससे अगले 3-4 दिन में, क्योंकि वहां से आने में जल स्रोतों से जब जो आता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो है आप रोड से आएंगे तो ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, तो उसमें 4-5 दिन, अगले 4-5 दिनों तक का स्टॉक हमारे पास है। तो मुझे लगता है 4-5 दिन बाद ये स्थिति क्लियर होगी। दूसरा, आज ही मैं कहीं रिपोर्ट में किसी में पढ़ रहा था कि चीन ने पहले से ही ये सब प्लान बना करके रखा था। तो हमारी भी सरकार को जो है इससे सबक लेते हुए लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी कि यदि भविष्य में कभी कुछ हो तो अभी से हम क्या करें। जो है जैसे चीन ने अपने वैकल्पिक स्रोत पहले ही कर लिए हैं, वो बाई रोड मंगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके यहाँ कोई पैनिक नहीं है। आपने देखा होगा कि चाइना बिल्कुल अपना शांत बैठा हुआ है। जो है तो इसी तरह से हमें भी, हम क्या करते हैं, हमारी पॉलिसीज ये है कि जब हमें प्यास लगती है हम तब कुआं खोदने बैठते हैं। जो है तो इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे हमें जाना होगा। और अगर भविष्य में ऐसे पैनिक कभी क्रिएट हो तो उसको भी जो है, उसको अभी से हमें जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और वैसी नीतियां हमें बनाना चाहिए। जी बिल्कुल आलोक जी, जिस प्रकार जीपी जी ने जिक्र करा और वही सवाल लेके मैं आपके पास भी आ रहा था कि, और यही सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि क्या सरकार को पहले से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं थी, कि सरकार को पहले से एक लंबा दृष्टिकोण लेने की ज़रूरत नहीं थी कि अगर आने वाले समय में युद्ध होता है, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्था बना ली जाए? देखिए, ये बात सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद सरकार को या सरकार के कर्ता धर्ताओं को इस बात का इल्म नहीं था कि स्थिति इतनी भयानक हो सकती है। अगर हम पहले से सचेत हो जाते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। मसलन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये युद्ध होने के, चालू होने के 7 दिन बाद सरकार चेती है और प्रोडक्शन 25% या 40% बढ़ाने का उसने प्रयास किया है। अगर ये डे फर्स्ट से ही हो जाता जी तो ये क्राइसिस नहीं होती, क्योंकि हम अपना जो एलपीजी है, ये 40% ही हम इसका उत्पादन करते हैं, 60% हम विदेशों से एलपीजी का आयात करते हैं। तो अब 28 से 30% यदि बढ़ा है तो हमारा जो परसेंटेज है वो तकरीबन 68% के आसपास हो जाएगा और हमारी डिपेंडेंसी उतनी नहीं रहेगी जितनी थी, यानी 60% डिपेंडेंसी से घट के वो 30% के आसपास लगभग आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हमको इसके बारे में पहले से सचेत होना था। युद्ध की विभीषिका को देखते हुए या युद्ध जिस तरीके से होने की संभावना थी उसको देखते हुए सरकार को सक्रिय होना था और इस काम में उसको आगे आना था। कम से कम इंडिया में जो प्रोडक्शन है, हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ाया जाता। ईसा जी।
जी बिल्कुल। जीपी जी, आपसे अंतिम सवाल और संक्षिप्त में ही उत्तर जो है एक्सपेक्ट करूंगा मैं आपसे। जिस प्रकार आपने भी कई सारे इतिहास में युद्ध देखे होंगे, क्या लगता है आपको जिस प्रकार से ये युद्ध लगातार जारी है, क्या लगता है कितने समय तक ये युद्ध समाप्त होगा और कब तक स्थितियां सामान्य हो सकती हैं? देखिए, मेरा कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूंगा। जी ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कि शुरू में ही आलोक भैया ने बताया कि ये वैश्विक संकट है और इसमें जब तक पब्लिक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेगी, तब तक ये हम इस संकट से अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। पब्लिक का सहयोग चाहिए और पब्लिक पैनिक क्रिएट ना करे, और जो परिस्थितियां हैं उसमें हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये पब्लिक को भी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा जो है। क्योंकि ये तेल और गैस तो हमारे यहाँ होता नहीं, गैस बड़ा लिमिटेड होता है। हमारी आपूर्ति का जो भी 60-70% तो डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे है। तो हमें पब्लिक को भी इस समय जो है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध ना हमारे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना भारत सरकार के हाथ में है जो है। तो पब्लिक जब तक सहयोग नहीं करेगी, इस संकट से सरकार बिल्कुल नहीं उबर सकती। जी बिल्कुल। आलोक जी, युद्ध शुरू करना हमारे हाथ में होता है, ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं होता। क्या लगता है आपको ये युद्ध कब तक ख़त्म होगा और किस प्रकार इसका असर भारत में और भारत के जो उत्पाद हैं उसके दामों में पड़ने वाला है? देखिए, इसका असर भारत में तो पड़ेगा ही। अगर डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर सभी चीजों पर कीमतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। सरकार की भी सब्सिडी देने की एक सीमा है, और उस सीमा से बाहर जाकर सरकार सब्सिडी भी इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसे डेवलप करना है। तो सब्सिडी की भी एक सीमा है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, विश्व में शांति हो, ताकि विश्व इस विभीषिका से बच सके। क्योंकि इंसान कहीं का भी मरे, इंसान कहीं का भी हताहत हो, वो होता तो इंसान ही है, ऐसा मेरा मानना है ईसा जी। जी बिल्कुल। धन्यवाद आलोक जी और जीपी जी जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार दोनों ही महानुभावों का ये कहना है कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की घबराहट भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसलिए सभी दर्शकों से भी यही अपील है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार पूरी तरह सजग है, सतर्क है और प्रयासरत है हर व्यक्ति के अधिकारों को लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।